विदेश में रही, वहाँ पे काम किया, लेकिन हमेशा से जो देश प्रेम था कि देश के लिए कुछ करना है, वो सब करके वापस आ गए हम इंडिया। ऐसा म्यूजिक बैक ऑफ द माइंड बजता हूँ। क्या एजुकेशन एक बहुत अच्छा पैरामीटर है पॉलिटिक्स में घुसने के लिए? क्या ये कंपल्सरी होना चाहिए? आई एम नेशनल स्पोक्स पर्सन फॉर द पार्टी। अब रोज जाके टीवी चैनल पे जब आप डिबेट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे डिबेट कि आज राहुल गांधी को फ्लाइंग किस दी गई, तो आप सोचते हैं कि मतलब व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ। लोगों में ह्यूमर क्यों नहीं है? स्पेशली पॉलिटिक्स में ह्यूमर क्यों नहीं है? लोग कोई, मैंने लास्ट टाइम कब किसी पॉलिटिशियन को जोक मारते हुए सुना मुझे याद नहीं है। आई वाज स्पीकिंग टू सम स्टूडेंट्स एंड आई वाज आस्किंग देम, आई सेड यू नो व्हेन यू थिंक ऑफ अ पॉलिटिशियन, व्हाट इज द फर्स्ट इमेज दैट कम्स टू योर माइंड? सो दे सेड corrupt, second everybody wearing Nehru jacket, all men, and old, which is all true actually. मैं अपने कमेंट्स कभी भी नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि सूप ना खा है, जीबी रोड पे चले जाओ, तो वो सब पढ़ने के बाद लगता है कि यार वापस वर्ल्ड बैंक चले जाने चाहिए क्या? In that sense, I really adore your leader, Arvind Kejriwal, because he wears चप्पल. अरे भाई साहब, इससे कंफर्टेबल चीज नहीं है इस दुनिया में। मुझे शॉर्ट से चप्पल में ऑफिस बुलाओ, मैं 365 दिन आऊंगा। यार उनको बुलाओ मेरे पॉडकास्ट। बिल्कुल उनको बुलाते हैं। आजकल मैं उनसे सबसे पहली कंप्लेंट ये करूंगा, पॉलिटिक्स साइड में मूवी रिव्यू क्यों नहीं करते आजकल आप? अभी तो बहुत जीत होंगी, बहुत हार होंगी, और ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। And this is a freshly brewed episode of What's Up Abir podcast. आप देख रहे हैं ABP Live podcast. I'm Abir Lahiri. Joining me today in conversation is the national spokesperson from Aam Aadmi Party, Reena Gupta ji. How are you? I'm very well, thank you. मैं आपको कई बार टेलीविजन पे देखता हूँ और मैंने कहा यार इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो सकता है, because I've interviewed quite a few spokesperson of different parties, and it's good to know the perspective, how come you move to politics, and बहुत tough job है जो मुझे लगता है, specifically अपनी पार्टी को डिफेंड करना और उसके विजन को जनता के सामने रखना प्लस मीडिया के सामने रखना is a tough job. Congratulations to you on that and welcome to ABP Live podcast. Thank you. हम पॉलिटिक्स पे आएंगे, but before that I would love to know your journey into politics. How come you came into politics? क्या इसमें परिवारवाद included है या नहीं है? अगर नहीं है तो कहाँ से? Because what I know from my research is you have a pretty good credentials attached to your education side. And वहाँ से कैसे shift हुआ वो करते हैं। पहले कहाँ पले बड़े आप? कौन सा शहर है दिल के करीब? तो यूपी से हूँ। Okay. यूपी में एक छोटा सा शहर है, चंदौसी नाम है, Okay. मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। Okay. वहीं पे परवरिश हुई। पिताजी मेरे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। 2 छोटे भाई बहन हैं, माँ हैं घर में, और शुरू से बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे बहुत फोकस था। मतलब घर में डॉक्टर हो तो पढ़ाई लिखाई तो बाय डिफॉल्ट एग्जैक्टली कि कुछ करना नहीं करना है ज़िंदगी में, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करनी है। यहाँ तक कि मेरी माँ मेरे को कभी किचन में नहीं घुसने देती थी। वो कहती थी कि ये तो सब कोई भी कर सकता है, तुम पढ़ाई पे फोकस करो। तो बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे था शुरू से, हमेशा अच्छी रही पढ़ने में। पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद एक गांव में काम किया काफ़ी टाइम। किसानों के साथ काम किया। आपने पॉलिसी डेवलपमेंट पे पॉलिसी डेवलपमेंट पे किसानों के साथ काम किया। वो तो खैर गांव में तो काफ़ी ग्रास रूट्स टाइप का काम था। किसानों को ऑर्गेनाइज करना, कैसे उनको बेटर उनकी फसल का बेटर दाम मिल सकता है। कोऑपरेटिव्स बनाते थे हम लोग, रूरल कोऑपरेटिव्स, वो सारा काम किया। दिस इज लाइक 99-2000। अरे बाप रे, उस समय की बात है। तो वो सारा काम किया। उसके बाद शुरू से ये था कि देश में जो चल रहा है और क्यों देश में इतनी गरीबी है, उसके लिए एज अ पर्सन मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। ये एक शुरू से एक बहुत एक कीड़ा सा था कि आज़ादी को इतने साल हो गए, देश में कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी देश में गरीबी क्यों है। ये एक पर्सनल मेरी मिशन सी रही है। तो गांव में काम किया कई साल, फिर ये मन में ख्याल आया कि बाकी देशों ने जो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, उन्होंने भी इस तरह के चैलेंजेस फेस किए होंगे और उन्होंने कैसी पॉलिसीज़ बनाई, तो क्या दूसरे देशों से सीखने के लिए कुछ है।
तो एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था अमेरिका में, वहाँ मैं पढ़ने गई। उसमें बेसिकली मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे किसके देश ने क्या ट्रैजेक्टरी फॉलो करी है और वो कहाँ पहुंचे। एंड हाउ आर वी डिफरेंट, अगर हम कंपेयर करें तो जो बेस्ट होगा और हम में क्या डिफरेंस होगा? मतलब डिफरेंस हमारे में और बेस्ट में ये है कि हमारे देश में जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है। यही पूरे उसका निष्कर्ष मेरा निकला कि सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, कानून भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो राजनीति में जो भ्रष्टाचार है सब उसकी जड़ यही है और यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो विदेश गई, वहाँ पे काम किया, वहाँ पे नौकरी की, वर्ल्ड बैंक में काम कर रही थी, लेकिन जैसे वो स्वदेश पिक्चर है ना, वो एक तरीके से मतलब मेरी ज़िंदगी की पर्सनल स्टोरी है कि विदेश में रही, वहाँ पे काम किया, लेकिन हमेशा से जो देश प्रेम था कि देश के लिए कुछ करना है, वो सब करके वापस आ गए हम इंडिया। म्यूजिक बैक ऑफ द माइंड बजता है। इंडिया वापस आ गए। फिर इंडिया में वापस आके भी काफ़ी साल वर्ल्ड बैंक में काम करा। उसी समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन बड़ा एक मूवमेंट शुरू हुआ था। दिस इज 2011 एक्चुअली, 11-12 में। तो मतलब देश में आपको याद होगा, पता नहीं आपने कवर किया था नहीं किया, बहुत उस समय गुस्सा था। तब तो मैं नौकरी में भी नहीं आया था, तो मतलब नवजात शिशु था उस टाइम पे मैं। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे लोग जो ये जज्बा रखते थे कि देश को आगे लेके जाना है और देश की तरक्की करनी है और क्यों कैसे हम इंडिया को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के और उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई। आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ देम। पार्टी ज्वाइन करी, सारे हर तरह के काम करे, पर्चा लिखने से लेके, कैंपेन करने से लेके, पोस्टर लगाने से लेके, नारे लगाने, धरना करना, पॉलिसी लिखना, सारे काम किए पिछले 10 साल में पार्टी के लिए। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी पार्टी बनाई जिसमें हम जैसे लोग जो ये सोचते थे कि देश के लिए कुछ करना है, और ये भी क्लियर था कि कुछ करना है तो राजनीति के थ्रू करना है, क्योंकि मैंने पॉलिसी डेवलपमेंट, एनजीओ, सोशल वर्क, वो सारा कुछ करके देख लिया था। लेकिन मेरे को पूरी क्लैरिटी थी कि अगर चेंज लाना है, परमानेंट चेंज लाना है, तो राजनीति में घुस के हाथ गंदे करने पड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी से पहले जो पार्टियां थीं, मतलब अधिकतर, मी बीइंग अ वुमन, हमेशा ये बोला जाता था कि ये तो गुंडे मवाली लोग हैं। यूपी से आती हूँ, यूपी में कौन नेता बनता है आपको भी पता है, तो तुम कहाँ जाओगी? ऐसे लोगों की पार्टियों में तुम कैसे जाओगी, क्या करोगी? तो आम आदमी पार्टी ने वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि एक पढ़ी लिखी महिला उसमें आके ज्वाइन कर सके, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, बहुत मिडिल क्लास साधारण फैमिली से है, वो आके अपना एक स्थान बना सके और कुछ चेंज कर सके। दैट इज, आप बोल रहे थे उससे मुझे एक सवाल आया, इस पे ना बहुत पहले भी बहुत सारे लोगों ने कॉन्वर्सेशन किया है, क्या एजुकेशन एक बहुत अच्छा पैरामीटर है पॉलिटिक्स में घुसने के लिए? क्या ये कंपलसरी होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मतलब आफ्टर वर्किंग ऑल दीज इयर्स, एजुकेशन ऑब्वियसली एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट लाता है एक पॉलिटिशियन की लाइफ में, प्लस पॉलिसीज में है। लेकिन कई लोग बोलते हैं नहीं भैया हम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हम कर्मठ जुझारू हैं, ग्रास रूट पे काम करते हैं। हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए, आई डोंट थिंक एजुकेशन एक क्राइटेरिया होना चाहिए, खाली एजुकेशन एक क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स के बाद सपोज आप सरकार बनाते हैं, तो सरकार नीतियां बनाती है। अब वो नीतियां आपकी कैसी बननी चाहिए, उसमें मैं मानती हूं कि पढ़े लिखे लोग और एक्सपीरियंस लोग, जिन्होंने जैसे अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल जी को देखें आप, तो उन्होंने वो एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, उनको पता है कि किस तरह से नीतियों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, बाबू क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, नेता किस तरह से उनसे डील कर सकता है, तो वो एक नया पर्सपेक्टिव लेके आते हैं उस तरह के लोग। तो प्री रिक्विजिट तो नहीं होना चाहिए, बट जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी एक अलग जगह है। और पॉलिसी मेकिंग में मैं मानती हूं कि पढ़े लिखे लोगों को पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्योंकि आप देखिए, अब जैसे आप अभी बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल देखिए, आप जो किसानों के कानून बनाए गए, अब किसानों के कानून बनाए गए, आपने किसानों से ही चर्चा नहीं करी और आपने वो कानून बनाए, आपने रिसर्च नहीं करी, आपने बैकग्राउंड नहीं देखा, आपने
ये नहीं देखा कि इंडिया की रियलिटी क्या है। ऑलमोस्ट लाइक कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपने कुछ कहा कि हमारे देश में भी ये लागू कर दो। तो इस तरह के जब अगर आप ऐसे कानून अगर बनाने लगे देश में जिससे कि देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट हो, तो उसमें आपको प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और उसमें जो लोग जिनको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज भी होती है उनका एक अलग योगदान है। ठीक है, मेक सेंस। माय सेकंड क्वेश्चन वाज, जब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से आप मूव करके एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आते हो, इज इट अ वेरी बिग पैराडाइम शिफ्ट? बिकॉज बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे कहीं ना कहीं सबके अंदर तो नहीं, बट बहुत सारी एक मेजॉरिटी के अंदर एक डिजायर रहता है कि हम भी कभी राजनीति में जाए। बचपन में शुरू होता है कि मैं भी क्लास मॉनिटर बनूंगा, तेरी केयर लगाऊंगा, बट वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा आता है कि चलो मैं भी राजनीति में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। लाइक यू सेड कि यार आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, बट नहीं मिलते एवेन्यूज, नहीं पता कि कैसे जाना है। Is it a very big paradigm shift from moving from a corporate culture to here? Or it's a very new age party, काफी millennials हैं, काफी Gen Zs हैं, your leader is fundamentally very young, so क्या था experience, क्या था? So I think for most other political parties it will be a big paradigm shift, लेकिन आम आदमी पार्टी में, क्योंकि जैसे देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। आपकी कंपनी है, आपको कंपनी का प्रॉफिट बड़ा करना है, और सब एवरीबॉडी वर्क्स टुवर्ड्स दैट स्ट्रक्चर। आपकी सैलरी क्या होगी, आपका पे पैकेज क्या होगा, ऑल लिंक टू हाउ गुड योर कंपनी इज डूइंग। अब वहीं पे आप देखिए आम आदमी पार्टी इट्स लाइक अ स्टार्टअप, राइट? अब इसमें ये है कि आपको कोई ऐसा कोई इंसेंटिव स्ट्रक्चर नहीं है कि डे टू डे आप कैसे क्या करेंगे, उससे आपकी तनख्वाह क्या बढ़ सकती है क्या। तो आम आदमी पार्टी में अधिकतर लोग जिन्होंने पहले ज्वाइन किया वो एक पूरा एक जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है, वो हमारा इंसेंटिव स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होंगे, सबके होंगे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होंगे, पर ऑन अ डे टू डे बेसिस हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर स्टिल अलाइन्ड टू द लार्जर गोल? दैट आई थिंक इज द बिग डिफरेंस इन आम आदमी पार्टी एज कंपेयर टू द अदर पार्टीज। तो उसमें देन हाउ डू यू होल्ड द टीम टुगेदर, हाउ डू यू मेक श्योर दैट everybody is aligned to that, how do you make sure that everybody continues to work hard towards that goal, with that goal sometimes on a day to day basis। अब आप जैसे मेरे को देखिए, आई एम अ नेशनल स्पोक्सपर्सन फॉर द पार्टी। अब रोज जाके टीवी चैनल पे जब आप डिबेट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे डिबेट कि आज राहुल गांधी को फ्लाइंग किस दी गई, तो आप सोचते हैं कि मतलब व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ। बट देन यू नो दैट द लार्जर गोल इज दैट देश को आगे लेके जाना है, देश को आगे बढ़ाना है। ये भी तो किसी को बात करनी पड़ेगी, ये भी किसी को बात करनी पड़ेगी। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन अ डे टू डे बेसिस इट डज बिकम चैलेंजिंग, इट डज बिकम चैलेंजिंग, स्पेशली इन द एनवायरमेंट दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ, वेयर देयर इज सो मच ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रोलिंग। मतलब मैं अपने कमेंट्स कभी भी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आधे से ज्यादा कमेंट्स होते हैं कि सुपनखा है, जीबी रोड पे चले जाओ। तो वो सब पढ़ने के बाद लगता है कि यार वापस वर्ल्ड बैंक चले जाने चाहिए क्या, कि वहाँ एक बढ़िया सुकून की जिंदगी थी, हर महीने तनख्वाह आ रही थी। बट नहीं, हर सुबह उठ के क्लैरिटी मिल जाती है। But does it affect you mentally? It does. But I have a very good support structure. My team, the party, my leader, everybody is there, and on a day-to-day basis there are positive signs that you see. So for example, अभी पिछले हफ्ते हम लोग कुछ गर्ल्स के साथ मिल रहे थे। एक दिल्ली में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अगर ऑनलाइन नीट की या जेई की कोचिंग लेना चाहें तो सरकार उनको फ्री कोचिंग देती है। तो वो कोचिंग जिन लड़कियों ने ली थी और जिनका सिलेक्शन हो गया था, उनके साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन था, एंड इट वाज लाइक एकदम सुकून मिल गया कि ठीक है, जो भी टीवी पे जाके बोलना पड़ रहा है इट्स ऑल जस्टिफाइड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर वर ऑल दीज गर्ल्स, लाइक देयर वाज दिस गर्ल, शी इज फर्स्ट जनरेशन इन दिल्ली, मतलब सेकंड जनरेशन, उसके पेरेंट्स कहीं से माइग्रेट करके आए थे, पिताजी उसके एमसीडी में ठेकेदार हैं, और उसका नीट में सिलेक्शन हो गया है, अब वो डॉक्टर बनेगी। तो उसके माँ बाप भी आए थे और वो लड़की खुद भी आई थी। वो कह रही थी कि मैं जिस गांव से आती हूँ, मेरे गांव में आज तक कोई लड़की डॉक्टर नहीं बनी है।
और उसके माँ बाप ने कहा कि मतलब हम अपनी जिंदगी में नहीं सोच सकते थे कि हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी. तो व्हेन यू हैव दीज मोमेंट्स वेयर यू आर एबल टू सी दैट अ प्रोग्राम दैट यू हेल्प डिजाइन, उसकी वजह से कुछ लोग आगे बढ़ पाए, यू फील एट द एंड ऑफ द डे यू कैन हैव अ गुड नाइट स्लीप, यू फील कि ठीक है कुछ किया, पॉजिटिव हुआ. तो आई थिंक ये सारे मोमेंट्स जो होते हैं दे गिव यू द एनर्जी to deal with the toxic environment, to deal with all the online trolling and everything else that is going on in your life. These are the moments that you cherish and they give you the energy. But जब नए बने होंगे, for example national spokesperson बने, you spoke about anything and पहली बार comment आया होगा, कोई troll आया होगा, मतलब बहुत बुरा feel हुआ होगा, I'm sure about it. But कितना टाइम लगता है मतलब ये सब चीज़ों को एकदम कि ठीक है यार हो गया, खत्म करो, अब ये सब साइड करते हैं, अब काम पे फोकस करते हैं? अब एक्चुअली टाइम नहीं लगता, अब तो आदत पड़ गई है बिल्कुल. शुरू में फिर भी लगता था कि क्या मैंने गलत बोल दिया इसलिए किसी ने ऐसे बोला, बट नाउ यू रियलाइज दैट इट्स ऑल यू नो सॉर्ट ऑफ दिस हेट फैक्ट्री विच इज गोइंग ऑन. आप कुछ भी बोलेंगे वो आपको ट्रोल करेंगे ही. तो as long as in your heart you know you're doing the right thing, that's. Have you ever tried to crack a joke on your trolls? On my trolls, nahi. I try not engage with the trolls. I keep away. That's a good way, I guess. Yeah, because you know the thing is कि आप engage करो पर वो स्तर इतना नीचे ले जाएंगे, फिर कितना do you want to use your energy for these negative things or do you want to use it for positive work? But having said that, मतलब मैं अभी आपसे कैमरे से पहले भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि लोगों में ह्यूमर क्यों नहीं है, स्पेशली पॉलिटिक्स में ह्यूमर क्यों नहीं है? लोग कोई मैंने लास्ट टाइम कब किसी पॉलिटिशियन को जोक मारते हुए सुना मुझे याद नहीं है. आई गेस लास्ट आई रिमेंबर इज शशि थरूर कमिंग ऑन वन माइक स्टैंड ऑन Amazon Prime. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने किसी को ऐसा मतलब चलिए वो तो एक्सट्रीम है कि चलिए कोई कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी कर, बट इन जनरल सब हमेशा सीरियस मोड पे वो देखिएगा एक वेस्ट कोट पहन के अंदर कुर्ता रहेगा उसी कपड़े में मिलेंगे और कुछ कभी मैंने एक पॉलिटिशियन को टी शर्ट और जीन्स में नहीं देखा, एटलीस्ट लेटली तो नहीं देखा. व्हेन विल वी सी दैट पैराडाइम शिफ्ट? I think we are seeing that paradigm shift slowly and slowly because this whole image. Abhi recently I was talking to by that way, sorry to cut you. In that sense, I really adore your leader, Arvind Kejriwal, because he wears चप्पल. अरे भाई साहब इससे कंफर्टेबल चीज नहीं है दुनिया में. मुझे शॉर्ट से चप्पल में ऑफिस बुलाओ, मैं 365 दिन आऊंगा. हाँ ठीक है. Yeah, you were saying something. Sorry. नहीं, I was speaking to some students and I was asking them. I said, when you think of a politician, what is the first image that comes to your mind? So they said corrupt. Second, everybody wearing Nehru jacket. All men. And old, which is all true actually. True. So it was quite startling to hear this from children कि क्यों सिर्फ आदमी, सिर्फ बुजुर्ग आदमी और वो सब क्यों राजनीति में जाते हैं. तो आई थिंक ये भी मुझे लगता है कि आज की तारीख में अपने देश में हमें ये बदलना पड़ेगा कि हमें हमेशा बोला जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज, बट अगर हम पार्लियामेंट देखें तो वहाँ पे तो सारे सीनियर लोग हैं, सारे सीनियर सिटीजन्स हैं. देन हाउ डू वी रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ अ यंग इंडिया? सो आई ऑल्सो फील वेरी स्ट्रांगली दैट वी नीड मोर एंड मोर यूथ एक्चुअली टू कम एंड जॉइन पॉलिटिक्स एंड टू बी एबल टू से दैट आई डोंट लाइक व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी एंड आई वांट टू जॉइन एंड आई वांट टू मेक अ डिफरेंस. सो दैट इज वेयर आई फील दैट अ पार्टी लाइक आम आदमी पार्टी विच इज ओपन, आपको किसी परिवार का नहीं होने की ज़रूरत है, आपको रिसोर्सेज का होने की ज़रूरत नहीं है. आपकी इवन थ्रू योर पॉडकास्ट आई वांट टू रीच आउट टू द यंग पीपल आउट देयर एंड से कम एंड जॉइन. इफ देयर आर थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज, आओ ज्वाइन करो और हेल्प करो. बट टाइम लगता होगा वो हायरार्की में ऊपर जाने में. ऐसा थोड़ी कि कोई कल आएगा और वो आप उसको बोलोगे चलो लोकसभा चुनाव लड़ दो, वो तो नहीं होगा ना. लोकसभा तो नहीं, बट बहुत सारे और भी चुनाव होते हैं, पार्षद के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं. अब आप देखिए हमारे इस बार कितनी बार फर्स्ट टाइम पार्षद हैं, 25-23 साल के. वी हैव समबडी राफिया फ्रॉम ओल्ड दिल्ली, शी इज 25 years old एंड शी इज द फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेटर. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो बिकॉज इट्स अ न्यू पार्टी, देयर इज नो परिवारवाद. सो पीपल लाइक मी, पीपल लाइक राफिया, वी ऑल आर गेटिंग अ स्पेस to be able to make a difference. I guess वो होना भी चाहिए. वो I guess वही primary fundamental function है पॉलिटिक्स का कि नया ब्लड आएगा तभी तो नया पर्सपेक्टिव आएगा, नए थॉट्स आएंगे. Exactly. You were also the advisor to the environment ministry in Delhi. क्या लगता है सीन ये पोल्यूशन, मतलब ये तो फंडामेंटल सवाल है मेरा कि ये पोल्यूशन जो लोग बोलते हैं इसका समाधान है क्या? और ये मैं हर नेता से पूछता हूँ.
इसका समाधान है कि एक तो नॉट जस्ट दिल्ली, अभी अगर आप देखें तो दुनिया की जो 20-30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा इंडिया में है, और उसमें से उसमें से 10-12 यूपी में है। लेकिन बात ज़्यादा दिल्ली की होती है, विच इज़ फाइन, हम लोग वी आर रेडी टू वर्क, बट जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो एक स्टेट नहीं सॉल्व कर सकता। अगर आप जैसे दिल्ली का अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर का 300 किलोमीटर रेडियस का एयरशेड होता है, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, all of us have to get together and we have to say that we want to solve this pollution crisis. I'll give you 2-3 examples, and these were things that I was involved in. Okay. तो जैसे डीजल जो होता है, डीजल इज वेरी पोल्यूटिंग, तो हमने कहा कि हम दिल्ली में डीजल कार का रजिस्ट्रेशन महंगा बनाएंगे, so that we don't want people to buy more diesel cars. We actually gave a subsidy for electric cars that people can move towards electric cars. अब क्या हुआ, लोगों ने जाके अपनी गाड़ियां गुड़गांव में और नोएडा में रजिस्टर करानी शुरू कर दी, तो आपका पोल्यूशन तो कम नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली का रेवेन्यू कम हो गया। तो ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात तो ये। सो एज अ कंट्री वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वी वांट टू फॉलो। वी विल हैव टू मूव अवे फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, we will have to move towards renewable energy, we will have to move towards clean energy. दिल्ली में जितने हमारे 3 प्लांट्स थे, हमने तीनों बंद कर दिए। उसका मतलब ये है कि दिल्ली महंगी बिजली खरीद रहा है ग्रिड से, लेकिन हमने as Delhi government we decided that because those plants are polluting, we don't want them in Delhi, so we shut them down. But all of us, governments around Delhi, will have to come together and say that this is the policy we should follow. So I always give the example of China. चाइना ने बहुत अच्छे से कुछ सिटीज़ में पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करी, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने टारगेट सेट किए कि अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली अगर ये 5 चीज़ें करेगी तो दिल्ली को केंद्र सरकार 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा देगी, और अगर गुड़गांव और यूपी नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी मिलेगा। तो चाइना ने बिल्कुल यही किया 2000s में, और अब देखिए काफ़ी उनकी पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बिकॉज आप किसी को, यू हैव टू सेट अ टारगेट, टाइम बाउंड मैनर, यू हैव टू मेजर इट, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब जितना मुझे पता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि रियल एस्टेट भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन पे फैक्टर है, जो धुआं निकलता है, जो डस्ट निकलता है। हाउ डू वी सॉल्व दैट? बिकॉज इफ यू सी इन यूरोप और मे बी इन वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे हर किलोमीटर में सिर्फ इतना ही कंस्ट्रक्शन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे यहाँ तो तसला तगाड़ी सीमेंट की बोरियां उठाओ और आप पूरी फ्लोर छाप दो, कोई कुछ पूछता ही नहीं है, कोई कुछ हिसाब नहीं है, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वी शुड एक्चुअली फोकस ऑन दैट एज वेल, बिकॉज दैट्स अ प्रीटी बिग पोर्शन ऑफ द पोल्यूशन, राइट? तो ये जो आपने जो सवाल पूछा है, दैट इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज एज अ कंट्री वी आर अर्बनाइजिंग, तो ग्रामीण इलाके से सब शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि नौकरी चाहिए, बढ़िया शिक्षा चाहिए, बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए। तो उसकी वजह से आज की तारीख में करीब 40 से 50% हमारा देश ऑलरेडी अर्बनाइज हो चुका है, और धीरे धीरे अगले 20-30 साल में और भी ज़्यादा होगा। तो जो हमारे शहर हैं, शहर का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप देखिए कि दिल्ली में तो करीब 25% हमारा ट्री कवर है, लेकिन आप गुड़गांव में चले जाइए, आप नोएडा में चले जाइए, कि वहाँ पे ट्रीज आपने बहुत कट करे हैं, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिसी दैट हाउ डू वी डेवलप दीज सिटीज सो दैट दीज सिटीज डोंट बिकम पैरासाइट्स, दीज सिटीज आर स्टिल लिविंग एंड ब्रीदिंग स्पेसेस, सो यू नीड टू हैव ग्रीन स्पेसेस, you need to have blue spaces, but what are green and blue? अच्छा, blue is water. Blue is water. Okay, so you need green and blue spaces. ज़्यादा तेज चलता है ना मेरा थोड़ा सा। तो वाटर बॉडीज, जैसे हम दिल्ली में बहुत सारी लेक्स बना रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो कुछ जगहों में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका वहाँ पे बिल्कुल ही एकदम ही कंजस्टेड हो गया, तो वो जो हीट है वो वहाँ ट्रैप हो जाती है, हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं उसको। तो उसके लिए यू हैव टू क्रिएट स्पेसेस वेयर इवन एज पीपल, लाइक वी सॉ ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, राइट, वी रियलाइज्ड कि हमारे पास स्पेसेस ही नहीं थे जहां हम जा सकें, क्योंकि हमने बिल्कुल पार्क्स खत्म कर दिए, हमने जंगल खत्म कर दिए। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, तालाब नहीं है, ये सारे जो तो अब ये सारे जो मुद्दे हैं ना, ये एक तरीके से हम भारत को, पूरे देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, ये सेंट्रल लेवल पे बड़े मुद्दे हैं।
तो वो हमें अपना पाथ, डेवलपमेंट का क्या पाथ होना चाहिए। अभी आप देखिए कितनी बाढ़ आई पिछले दिनों में, पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा उत्तराखंड बाढ़ में बुरी तरह तबाह हो गया, क्योंकि वहां पे भी वही हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ। आपने सड़कें और हाईवेज ऐसे काटे कि आपने उसका स्लोप सही से स्टेबलाइज नहीं किया। बारिश आई, वो पूरा का पूरा पानी, आप गंगा जी देख लीजिए, यमुना जी देख लीजिए, सब में वो पूरा पानी भर गया आपका। तो ये जो इश्यूज हैं ये रीजनल इश्यूज हैं, इंटर बाउंड्री इश्यूज हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट लीडरशिप ले और एक रास्ता दिखाए कि हमारा ये रास्ता है। बट डोंट यू फील कि जब सब अर्बन मतलब मेट्रो सिटीज में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में आ रहे हैं, तो उनको रोजगार वहीं दे दिया जाए ना, टियर 2 टियर 3 सिटीज में, कि आना ही ना हो, वहीं उतने इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, वहीं उतने एवेन्यूज मिले कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है वो ना हो, सब आराम से इक्वली आराम से रहे, सॉर्टेड। मतलब ये मुझे एटलीस्ट एक हॉकाई व्यू दिखता है। आई एम श्योर कि इसमें पॉलिसी चेंजेस बहुत फंडामेंटल बड़े लगेंगे। No, I totally agree with you. Not just tier 2, tier 3 cities, even in the rural areas. Yeah, villages. कोई गांव से कोई शहर नहीं आना चाहता, कोई नहीं आना चाहता, कोई गांव से शहर नहीं आना चाहता। वो मजबूरी है, वो मजबूरी है, बिल्कुल। मतलब अगर आप 70-80 साल के बाद भी अगर गांव में ढंग का स्कूल नहीं बन पाए, आप देखिए स्कूलों की कितनी बुरी हालत है। रोज मतलब आपको कहीं ना कहीं पेपर में दिख जाएगा कि यूपी के किस स्कूल में भैंस बैठी हुई हैं, या वहाँ पे वो बच्चों से सफाई कराई जा रही है। तो जब तक हम स्कूल्स को नहीं सॉल्व कर पाए, और दिल्ली में हमने दिखा दिया है कि आप 5, 6, 7 साल में अगर आपकी जिद है कि हमें स्कूल सही करने हैं तो आप स्कूलों को सही कर सकते हैं। और ये भी एक आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमने जो पूरे कॉन्वर्सेशन को स्कूल्स के ऊपर, शिक्षा के ऊपर जो हम लेके आए कि क्यों है 76 साल के बाद भी अगर बच्चों को अच्छी स्कूल आप नहीं दे पा रहे हैं तो देन व्हाट आर यू रियली टॉकिंग अबाउट। एजुकेशन इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर चीज़ों को सॉल्व करना है, दैट्स व्हाट एटलीस्ट आई बिलीव इन, कि एजुकेशन नहीं है तो चीज़ें और खराब होंगी। सो हाँ, चीयर्स टू दैट कि एटलीस्ट वो चीज़ें तो सही हुई है। Recently, I was also following a couple of videos on YouTube, and you mentioned about a pension scam. मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझा इसके बारे में, and I would love to know what exactly is the entire scene about, because a lot of time government say that ऐसा कोई स्कैम हुआ नहीं है, बट सिंस यू मेंशन्ड कि यार सिर्फ 200 रुपये महीना मिलता, मुझे भी लगा कि यार 200 रुपये महीना तो बहुत ही ज़्यादा कम है। व्हाट एग्जैक्टली इज द एंटायर सीन, प्लीज। तो देखिए, अपने देश में एक ओल्ड एज पेंशन है जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, दिस इज नेशनल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। तो उसमें केंद्र सरकार 200 रुपये देती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स अपना कंट्रीब्यूशन कितना भी बढ़ा सकते हैं। दिल्ली में पूरे देश का सबसे ज़्यादा है, हम लोग 2500 रुपये देते हैं। और अभी रिसेंटली सीएजी की रिपोर्ट में ये निकला था कि जो पेंशन स्कीम का पैसा है वो केंद्र सरकार ने एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किया है। मतलब मोदी जी की जो फोटो आप देख रहे हैं जगह जगह G20 और किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाइए तो वो पेंशन स्कीम का पैसा उसमें यूज़ हुआ है। आज की तारीख में जब सिलेंडर जो है 1200 रुपये का है, दाल चावल पेट्रोल सब इतना महंगा है, एक तो पहली बात 200 रुपये आप बुजुर्गों को क्यों दे रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि देश के बुजुर्ग जो हैं उनका हम सम्मान करते हैं, हमारा धर्म क्या सिखाता है कि हमें बुजुर्गों का सम्मान करना है, और उनको आप सिर्फ 200 रुपये दे रहे हैं। पहली बात तो ये, वो 200 रुपये में भी स्कैम हो रहा है कि उनको वो 200 रुपये मिल भी नहीं पा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में हम लोगों ने 2500 रुपये दिए हैं। मोदी जी जो खुद 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ का हवाई जहाज में उड़ते हैं, वो बुजुर्गों को सिर्फ 200 रुपये दे रहे हैं और वो भी 200 रुपये उनको नहीं मिल पा रहे। तो इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? यही वो मैंने उस पेंशन स्कैम के बारे में बात करा था। वो मैंने नहीं कहा, ये तो सीएजी की रिपोर्ट है कि पेंशन का जो पैसा था वो एडवर्टाइजमेंट्स में यूज़ किया गया था। कई जगह ऐसा हुआ था कि जो लोग गुजर गए थे उनके नाम पे भी पैसा निकाला जा रहा है। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि इतना जो छोटा अमाउंट है 200 रुपये का, वो भी अगर बुजुर्गों को नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए उनको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, कई बार 6-6 महीने तक पेंशन का पैसा नहीं आता है। तो ये आज की तारीख में जब हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे? इसलिए नहीं सॉल्व कर पा रहे कि हमारी नीयत ही नहीं है सॉल्व करने की। नहीं तो इसकी कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं उनका आपके पास आधार कार्ड है, उनको टाइम से समय से पैसा क्यों नहीं मिलता और उनको सिर्फ 200 रुपये क्यों देते हैं आप? 200 रुपये फंडामेंटली बहुत कम पैसा है। मतलब कईयों का दिन भी नहीं निकल पाता वो 200 रुपये, स्पेशली जब हम एक इन्फ्लेशन देख रहे हैं जहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसके बाद 200 रुपये तो मतलब एक नेग्लिजिबल अमाउंट है। आने वाले चुनाव हैं,
क्या तैयारी है, क्या जोश शोर से कहाँ पे इस बार फाइट हो रही है? आम आदमी पार्टी कहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही है? कहीं किसी के साथ अलायंस होगा या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जब लोकसभा चुनाव होंगे उसी में अलायंस का पार्ट रहेंगे? कुछ सब कुछ बताइए, मतलब आई वुड लव टू नो अबाउट द अपकमिंग इलेक्शंस। सो देखिए, इंडिया अलायंस का तो हम पार्ट हैं, ठीक है। तो लोकसभा के चुनाव तो मिलके इंडिया अलायंस के साथ लड़े जाएंगे। अभी उसमें कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं, किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, क्या होगा, तो वो तो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। बाकी अपकमिंग जितने भी स्टेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और जो हमने दिल्ली में बढ़िया काम किया है वही मॉडल हम सब जगह लेके जा रहे हैं कि किस तरह से एक ईमानदार सरकार अगर है तो वो ईमानदार सरकार आपका स्कूल, आपका हॉस्पिटल, आपका ट्रांसपोर्ट, आपकी बिजली, आपका पानी, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो क्यों आज की तारीख में लगभग 75 से 80% जो देश की जनता है उसको क्यों नहीं मिल पा रही है। मतलब मुझे बहुत दुख होता है ये पढ़ के कि आज की तारीख में भी देश का 80 करोड़ लोग जो हैं हमारे, वो फ्री राशन पे निर्भर हैं। वो फ्री राशन पे इसलिए निर्भर है ना क्योंकि आपकी नीतियां ऐसी रहीं कि ना आप उनको ढंग की पढ़ाई दे पाए, ना आप उनको हायर एजुकेशन दे पाए, ना आप उनको रोजगार दे पाए। नहीं तो किसी को फ्री राशन लेने का किसी को मन नहीं होता है। जब इंसान बिल्कुल डेस्टिट्यूट हो जाता है तभी वो जाता है फ्री राशन लेने के लिए। तो अगर 80% आपकी जनता फ्री राशन पे निर्भर है और आज़ादी के इतने साल हो गए तो इसका मतलब सारी सरकारें फेल हुई अभी तक कि इतने साल बाद भी आप लोगों को उनकी जो उनका अधिकार होना चाहिए वो नहीं मिल पाया। सिंस यू वर मेंशनिंग कि इतने सारे लोग हैं वो सक्षम नहीं है, तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको ऑपोजिशन ने कई बार उठाया है। हाउ डू यू आम आदमी पार्टी ट्राई टू सॉल्व दिस? हाउ डू यू थिंक दैट यू गाइस विल? जो बेरोजगारी का मुद्दा जो है उसमें 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट भी उसमें शिक्षा का एस्पेक्ट है कि जब आपने जो हमारे देश का जो फ्यूचर है, जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान हैं, उनको आपने बढ़िया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप नहीं दे पाए। जब आप देखिए, जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल लूँगी, जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल थे उनकी बुरी हालत थी। दिल्ली के आप सरकारी स्कूल में एंटर करेंगे आपको सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी और टूटे फूटे, कहीं से छत लीक हो रही है, टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, टाट पट्टी पे बच्चे बैठे हुए हैं। उससे क्या हो रहा है कि जब एज अ चाइल्ड अगर मैं उस स्कूल में जा रही हूँ, सबसे पहले तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। मुझे क्या आप क्या संदेश दे रहे हैं कि देश में किसी को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, तभी तुम्हें इस तरह के घटिया टूटे फूटे स्कूल में भेजा जा रहा है। दूसरा, देश की तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि तुम्हें जिंदगी में कुछ करना नहीं है, तभी तुम ऐसे स्कूल में जा रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे जो अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ वो यही कहते हैं कि, और जिन्होंने स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, कि पहले जब हम स्कूल्स में आते थे तो हमें लगता था कि the world and the country and the society doesn't expect anything from us. That's why they've sent us to these places. And you see the wonderful schools on YouTube, you see them on Facebook. Absolutely. You feel bad कि यार मैं वहाँ क्यों नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल, मैं आपको लेके चलना चाहूंगी। आप I would love to actually, पता है, मैं मतलब मुझे 7 साल होने को आ गए, 7-8 साल दिल्ली हो गए, मैं कभी किसी सरकारी स्कूल में नहीं गया। I would love to visit a सरकारी स्कूल and actually see how it functions. और वो नहीं जो मतलब जो पोस्टर में छपते हैं वो नहीं, मुझे मैं रैंडमली किसी भी सरकारी स्कूल रैंडमली चुनो आप, वो सारे रैंडमली पोस्टर वाले हैं। ठीक है डन। हाँ, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम आपकी ऑपोजिशन ये बोलती है कि यार सिर्फ 2 ही 3 स्कूल है बढ़िया वाले, उसी को पोस्टर बना के केजरीवाल जी चमकाते हैं। लेकिन आई बिलीव नहीं, ये सच नहीं हो सकता, बिकॉज़ 3 स्कूल बस अच्छे हो ऐसा नहीं होगा। इतने अगर यार दूसरी बार किसी ने सरकार बनाई है, वो भी न्यू एंट्रेंट पार्टी, तो कुछ ना कुछ तो भला किया होगा। दैट्स व्हाट इट इज, आई बिलीव। बट आई वुड लव टू सी विजिट अ स्कूल एंड चेक इट फॉर माय सेल्फ। जब ये लोग बोलते हैं ना तो मेरा उनके लिए जवाब होता है, तुम्हारे पास एक रैंडम भी कोई सही हो तो वहां चले जाओ, वो दिखा दो हमें। जब गुजरात का चुनाव हुआ था इस बार तो इनको आर्टिफिशियल स्कूल्स बनाने पड़े थे, क्योंकि गुजरात जहाँ पे ये कितने साल से राज कर रहे हैं, 25-30 साल से, वहाँ पे इनके पास एक स्कूल दिखाने के लिए नहीं था। मोदी जी की फोटोशूट कराने के लिए इनको एक नकली स्कूल बनाना पड़ा, नकली स्टूडेंट्स बनाने पड़े। तो ये आपको दर्शाता है कि जो आई गो बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट कि जब तक आप राजनीति में सही जज्बे के साथ नहीं आएंगे और आप रोज ये नहीं सोचेंगे दैट आई नो
आई नो मेरे नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो रोज ये सोचते हैं कि आज मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं दिल्ली का या देश को एक कदम और आगे बढ़ा के लेके जाऊं। ऐसा व्हाट इज इट, यू नो, व्हाट इज द न्यू थिंग दैट आई कैन डू टू टेक दिल्ली फॉरवर्ड और माय कंट्री फॉरवर्ड। यार उनको बुलाओ ना मेरे पॉडकास्ट, बिल्कुल उनको बुलाते हैं। आजकल मैं उनसे सबसे पहली कंप्लेन ये करूंगा, पॉलिटिक्स साइड में मूवी रिव्यू क्यों नहीं करते आजकल। आई यूज्ड टू एक्चुअली गो ऑन ट्विटर एंड वॉच हिज मूवी, मतलब लाइक रीड हिज मूवी रिव्यूज, दे वर बैंग ऑन। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, मतलब इट्स अ प्रीटी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि हाउ डू यू सी द इंडियन पॉलिटिक्स ऑफ फ्यूचर, मतलब लाइक आज से 10-20 साल के बाद का इंडियन पॉलिटिक्स आप कैसा देखते हो? डू यू सी इट स्टिल करप्ट, जैसा जो बच्चों ने डिफाइन किया कि सिर्फ मेल है, करप्ट है, सिर्फ सफेद कुर्ता और नेहरू जैकेट पहने, या यू सी अ चेंज देयर? नहीं, देखो रंगीन कपड़े पहने, ट्रू, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत रंगीन होने वाला है। नहीं, बट मेल जितने रहते हैं सब आज भी कुर्ते में ही दिखेंगे। हाउ डू यू सी इट? नो, आई सी अ लॉट ऑफ होप एंड आई सी अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम यंग पीपल। मुझे लगता है कि आज का जो हमारा युवा है और जो हमारा जेंजी है वो नहीं लेगा ये सब। दे आर सेइंग कि बहुत हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। दे वॉन्ट टू चेंज इंडिया, दे वॉन्ट टू चेंज द कंट्री एंड दे वॉन्ट टू से कि मतलब अब सबने एक्सपोजर है तो सबको दिखता है कि विदेशों में कैसा है, सबको दिखता है अमेरिका में क्या चल रहा है, इंग्लैंड में क्या चल रहा है, वहाँ पे कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ के स्कूल्स, वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ के सिटीज़। तो एवरीबडी वॉन्ट्स दैट कि मेरे को भी अपने देश में वो सब चाहिए। They can draw parallels. They can draw parallels. And there is a lot of aspiration कि we want to make our country like that. Why should we move to another country and be a second class citizen in America? मैं अमेरिका में पढ़ती थी, मैं अमेरिका में काम करती थी, लेकिन फिर भी अमेरिका को मैं कभी अपना देश नहीं मानती। बिल्कुल, चाट पकौड़ी मिल ही नहीं सकती, चाट पकौड़ी मिल ही नहीं सकती, एग्जैक्टली। तो वो हमारा युवा भी यही कह रहा है कि हमें अपने देश को वैसा बनाना है, हमें वहां नहीं जाना है। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में गए, काम करा, पर उन्होंने रियलाइज किया कि जो अपने देश में जो बात है, जो अपनी मिट्टी में बात है और जो अपने देश के लिए काम करने में बात है, वो कहीं पे भी नहीं है। दे आर ऑल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रोवाइड देम। सो कूल, आई रियली होप कि ये जो ऑप्टिमिज्म है ये बरकरार रहे और ये रियलिटी में कन्वर्ट हो। एंड आई होप टू इंटरव्यू यू एंड टॉक टू यू इन फ्यूचर, जब आप किसी और स्टेट में भी शायद अपनी सरकार बनाए। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू। एक उससे एंड करना चाहूंगा, बिल्कुल बोलिए। शेर से। अब शेर से क्या? वो मुझे पूरा अच्छे से याद नहीं है, पर उसका सार ये है कि अभी तो बहुत जीत होंगी, बहुत हार होंगी, और ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। क्या बात है, क्या बात है। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर कमिंग टू ABP Life podcast. It was wonderful to have a really candid conversation with you. It was my pleasure. Thank you.